कभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमारा अपना शरीर मतलब इसी वक्त एक ऐसा खतरनाक तेजाब बना रहा है जो लोहे की कील तक को गला सकता है? हाँ, ये सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं। आज के इस डीप डाइव के लिए मैंने जो सोर्स पढ़ा है ना, द साइंस ऑफ डाइजेशन एंड द जेनेसिस ऑफ अल्सर, उसमें लिखा है कि एक स्वस्थ इंसान का शरीर हर दिन लगभग पूरे 3 लीटर एसिड बनाता है। 3 लीटर? जी हाँ। मतलब जरा कल्पना करें, 3 1 लीटर वाली पानी की बोतलें जो पूरी तरह से एक ऐसे रसायन से भरी हैं जो किसी भी चीज को जलाकर खाक कर दे, और ये सब हमारे पेट के एकदम बीचों बीच हो रहा है। बिल्कुल। 3 लीटर जिसे हम जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो रोजाना हमारे आमाशय यानी पेट में बनता है। और ये इतना पावरफुल है कि अगर इसका एक छोटा सा कतरा भी हमारी स्किन पर गिर जाए ना, तो वो उसे बुरी तरह जला सकता है। तो आज हम जिस विषय की एकदम तह तक जाने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा और सबसे बेसिक सवाल यही है कि अगर हमारे अंदर इतना खतरनाक और शक्तिशाली रसायन बन रहा है, तो हमारा अपना पेट खुद क्यों नहीं गल जाता? मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये तो सबसे बड़ा रहस्य है। हम लोग रोज खाना खाते हैं, पचाते हैं और बस भूल जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है वो एक बेहद जटिल और मैं कहूँगा एक खतरनाक रासायनिक युद्धभूमि से कम नहीं है। इस पूरी चर्चा का मिशन यही है कि हम ये समझे कि शरीर आखिर ये खतरनाक एसिड बनाता ही क्यों है और फिर खुद को इससे बचाता कैसे है। सही कहा। चलिए, ये जो 3 लीटर वाला आंकड़ा है ना, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि यार 3 लीटर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत बड़ी मात्रा है ये। मतलब अगर मैं एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कल्पना करूं तो ये उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी मात्रा में ये गैस्ट्रिक जूस आखिर बन कैसे रहा है? देखिए, इस भारी मात्रा के पीछे शरीर की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये कोई एक साधारण तरल पदार्थ नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये? आप इसे कई अलग अलग और बेहद शक्तिशाली रसायनों का एक कॉकटेल कह सकती हैं। इसका मुख्य काम सिर्फ हमारे भोजन को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ आने वाले हर एक बाहरी खतरे से निपटना भी है। तो मतलब शरीर इसके लिए बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल। जब हम 3 लीटर की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि इस कॉकटेल को बनाने में शरीर अपनी बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करता है। अगर मैं इसे बिल्कुल रोजमर्रा की भाषा में समझूं तो ये पूरी प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक केमिकल फैक्ट्री की तरह लगती है। एग्जैक्टली, एक केमिकल फैक्ट्री। एक ऐसी फैक्ट्री जो 2400 घंटे 7 दिन काम कर रही है। मतलब कोई कुछ भी खाए, चाहे वो बस एक छोटा सा सेब हो या फिर एक भारी भरकम पिज्जा, इस फैक्ट्री को तो अपना काम शुरू करना ही पड़ता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इस फैक्ट्री की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये कभी छुट्टी नहीं लेती। बाप रे। अब सवाल ये है कि इस फैक्ट्री को चला कौन रहा है, क्योंकि किसी भी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में अलग अलग काम करने वाले मजदूर या मशीनें होती हैं, है ना? हाँ, हर किसी का अपना डिपार्टमेंट होता है। ठीक वैसे ही हमारे पेट के अंदर इस फैक्ट्री का काम आमाशय की आंतरिक दीवार पर मौजूद विशेष ग्रंथियों के पास होता है, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो क्या ये जो ग्रंथियां हैं, क्या यही वो सारा रसायन बनाती हैं? जी हाँ। और अगर हम इन ग्रंथियों के थोड़ा और अंदर जाएं, मतलब थोड़ा जूम इन करें, तो हमें पता चलता है कि वहां मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरह की कोशिकाएं या सेल्स मौजूद हैं। 3 अलग सेल्स? हाँ, और इन तीनों का अपना अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक और अलग काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी कोशिकाएं एक ही चीज बना रही हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही सख्त डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। मतलब ये एकदम हाई एंड रेस्टोरेंट के किचन की तरह हो गया है। जहाँ कोई एक शेफ सिर्फ सब्जियां काट रहा है, कोई सॉस बना रहा है और कोई सिर्फ बेकिंग कर रहा है। हर किसी का अपना अपना फिक्स टास्क। बिल्कुल। तो फिर ये 3 शेफ या ये 3 कोशिकाएं कौन सी हैं? इस किचन क्रू में जो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है वो हैं म्यूकस कोशिकाएं, यानी श्लेष्मा बनाने वाली सेल्स। म्यूकस? हाँ, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये एक तरह का चिपचिपा सा पदार्थ बनाती हैं। इनके असली काम पर हम थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। ओहो, सस्पेंस। ठीक है, तो म्यूकस कोशिकाओं को हमने अभी होल्ड पर रखा। यस। दूसरी कोशिकाएं कौन सी हैं? दूसरी हैं पैराइटल कोशिकाएं। आप इन्हें इस किचन का सबसे खतरनाक शेफ मान सकती हैं। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाती हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। 1 मिनट, HCl मतलब
ये तो वही एसिड है ना जिसका इस्तेमाल भारी उद्योगों में या फिर फैक्ट्रियों में धातुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल वही। ये तो सच में बहुत कठोर तेजाब है। एकदम सही कह रही हैं। इसका पीएच लेवल इतना कम होता है कि ये लगभग बैटरी एसिड के करीब पहुंच जाता है। पैराइटल कोशिकाएं सीधे तौर पर इस खतरनाक तेजाब को बनाकर उसे हमारे पेट के खाली हिस्से में छोड़ देती हैं। ये तो सच में डराने वाली बात है। और तीसरी कोशिकाएं क्या करती हैं फिर? तीसरी हैं ज़ाइमोजिन कोशिकाएं। ज़ाइमोजिन, ठीक है। इनका काम थोड़ा अलग है। ये एक रसायन छोड़ती हैं जिसे पेप्सिनोजिन कहा जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? ये जो पेप्सिनोजिन है ना, ये निष्क्रिय यानी एकदम इनएक्टिव अवस्था में होता है। आप कह सकती हैं कि ये एक तरह से सोरा होता है। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। आप कह रहे हैं कि शरीर अपनी इतनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है, इस विशाल फैक्ट्री को चला रहा है और एक ऐसा रसायन बना रहा है जो काम ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल। मतलब एक इनएक्टिव रसायन बनाने का क्या तुक है? अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो शरीर ऐसा फालतू काम क्यों करेगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है और असल में यहीं पर शरीर की असली इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता छिपी है। अच्छा। देखिए, ज़ाइमोजिन कोशिकाओं का काम है एक ऐसा एंजाइम बनाना जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सके। प्रोटीन बहुत ही जटिल होते हैं और उन्हें पचाने के लिए बहुत शक्तिशाली कैंची की जरूरत होती है। तो वो कैंची है कौन? वो कैंची है पेप्सिन। तो फिर शरीर सीधे पेप्सिन ही क्यों नहीं बना देता? ये पेप्सिनोजिन नाम का सोता हुआ वर्जन बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर ज़ाइमोजिन कोशिका अपने अंदर ही वो एक्टिव पेप्सिन बना लेगी ना, तो वो पेप्सिन उसी कोशिका को अंदर से खाना शुरू कर देगा। ओहो, क्योंकि वो कोशिका खुद भी तो प्रोटीन से ही बनी है। एकदम सही पकड़े आप। हमारी सारी कोशिकाएं, हमारी टिश्यूज, सब कुछ मुख्य रूप से प्रोटीन से ही बने हैं। हाँ। तो अगर ज़ाइमोजिन कोशिका अपने अंदर सक्रिय पेप्सिन बनाएगी तो वो तो आत्महत्या करने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो खुद को ही नष्ट कर लेगी। इसीलिए शरीर एक इनएक्टिव वर्जन बनाता है, पेप्सिनोजिन। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि फैक्ट्री में बम तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसका ट्रिगर या फ्यूज वहां नहीं लगाया जा रहा। क्या बात है। हाँ, बम को सुरक्षित रूप से पैक करके फैक्ट्री से बाहर यानी पेट के मुख्य हिस्से में भेज दिया जाता है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है शरीर की। मतलब वो पेप्सिनोजिन कोशिका से बाहर निकलता है और तब तक वो पूरी तरह से सेफ और हानि रहित है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सो रहा है तो वो हमारा खाना कैसे पचाएगा? मतलब उसे जगाता कौन है? उस बम में वो फ्यूज कौन लगाता है आखिर? और यहीं पर हमारी उस दूसरी कोशिका की एंट्री होती है जिसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाया था। अच्छा, तो HCl का काम है ये? जी हाँ, इस HCl का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि सबसे पहला काम यही है, एक्टिवेशन। जैसे ही ये खतरनाक HCl उस सोते हुए पेप्सिनोजिन के संपर्क में आता है, वहां एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और अचानक से वो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन जागकर एक बेहद सक्रिय और आक्रामक एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। ओह, तो ये जो HCl है ये उस पेप्सिनोजेन के लिए एक बहुत ही कड़क अलार्म क्लॉक की तरह काम कर रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। ये उसे झकझोर कर उठा देता है कि भाई चलो, खाना आ गया है, अब फटाफट काम पर लग जाओ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जैसे ही पेप्सिन जागता है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। कोई भी प्रोटीन जो हम खाते हैं, चाहे वो दाल हो, अंडे हो या मीट हो, ये सक्रिय पेप्सिन उस पर सीधा हमला कर देता है। ये प्रोटीन के बड़े और जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगता है, जिन्हें हम पेप्टोन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इस पूरे प्रोसेस को पेप्सिन चक्र या पेप्सिन साइकिल कहा जाता है। तो हम मुझे समझ आया कि ये पूरा सिस्टम आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब एक कोशिका ने अलार्म बनाया जो कि HCl है, दूसरी ने मजदूर बनाया जो कि पेप्सिनोजेन है, और अलार्म ने मजदूर को जगाकर काम पर लगा दिया। बिल्कुल सटीक समरी है ये। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो गैस्ट्रिक जूस का कॉकटेल है, ये बाहर से आने वाले खतरों से भी निपटता है। तो क्या वो काम भी HCl ही करता है? जी हाँ, HCl की एक तरह से दोहरी भूमिका है, एक डुअल रोल है। पहला काम तो हमने देख लिया, पेप्सिनोजन को जगाना। हाँ। इसका दूसरा काम है हमारी सुरक्षा। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं वो कोई पूरी तरह से कीटाणु मुक्त या स्टेराइल तो होता नहीं है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स होते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर कभी हमने बाहर कहीं स्ट्रीट फूड खा लिया या कभी कभार बिना हाथ धोए कुछ खा लिया, तो न जाने कितने हजारों बैक्टीरिया सीधे हमारे पेट में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और उन बैक्टीरिया का मुकाबला करने के लिए हमारा पेट कोई आम तरीका नहीं अपनाता, बल्कि उन पर सीधे HCl की बारिश कर देता है। बाप रे! उस खतरनाक एसिडिक माहौल में, जिसका pH इतना ज्यादा कम है, ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं।
वो उस तेजाब में बस घुल जाते हैं। तो ये HCl अलार्म क्लॉक होने के साथ साथ एक बहुत ही निर्मम बाउंसर भी है। हाँ, मतलब जो भी अनचाहा मेहमान पेट के इस क्लब में घुसने की कोशिश करता है, ये बाउंसर उसे गेट पर ही खत्म कर देता तो है। ये बाउंसर वाली तुलना एकदम परफेक्ट है। ये HCl सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर का बाकी हिस्सा उन हानिकारक बैक्टीरिया से पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल आ रहा है। जी बिल्कुल। आप मुझे एक बात समझाइए जरा। हमने अभी अभी बात की कि कैसे शरीर इतनी होशियारी दिखाता है और कोशिका के अंदर पेप्सिन को इनएक्टिव रखता है ताकि वो उसी कोशिका को ना खा जाए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर वो पेट के बीच में आता है, HCl उसे जगाता है और वो एक्टिव पेप्सिन बन जाता है। अब वो एक्टिव पेप्सिन इतना ताकतवर है कि वो बाहर से आए किसी भी मांस या प्रोटीन को पूरी तरह गला सकता है। जी एकदम सही। तो फिर वो एक्टिव पेप्सिन हमारे ही पेट को क्यों नहीं गला देता? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हमारा आमाशय खुद भी तो मांस का ही बना है ना, वो भी तो प्रोटीन ही है। और साथ में वो बैटरी जैसा खतरनाक HCl भी तो वही मौजूद है। ऐसा क्यों नहीं होता कि पेट अपने ही एसिड और पेप्सिन से खुद को ही पचा डाले? ये तो अपने ही घर के अंदर आग लगाने वाली बात हो गई ना। और यहीं पर ठीक इसी सवाल पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे जादुई और कह सकते हैं कि रहस्यमय हिस्से पर पहुंचते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को हैरान करके रखा था, और इसका जवाब उस तीसरी कोशिका के पास है जिसे हमने शुरुआत में बस सस्पेंस कहकर होल्ड पर रख दिया था। याद है आपको? म्यूकस कोशिकाएं जो कोई चिपचिपा सा पदार्थ बना रही थीं। बिल्कुल, म्यूकस या श्लेष्मा। जब हम ये म्यूकस शब्द सुनते हैं ना, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कुछ बहुत ही अजीब सी, चिपचिपी और शायद थोड़ी घिनौनी चीज की तस्वीर बनती है। हाँ, सच कहूं तो थोड़ी सी घिनौनी तो लगती है। लेकिन असलियत में ये म्यूकस ही हमारे पेट का सबसे बड़ा हीरो है। ये वो ढाल है जो असल में आपको अंदर से जिंदा रखे हुए हैं। तो ये म्यूकस असल में करता क्या है? क्या ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है या कुछ और करता है? आप इसे एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म के फायर रिटार्डेंट जेल की तरह समझ सकती हैं। फायर रिटार्डेंट जेल? हाँ, आपने शायद कभी स्टंटमैन्स को देखा होगा फिल्मों में, जो आग के बीच से गुजरने वाले स्टंट करते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा है। वो स्टंट करने से पहले अपने कपड़ों और शरीर पर एक खास तरह का जेल लगाते हैं जो आग की गर्मी को उनकी त्वचा तक पहुंचने ही नहीं देता। हाँ, वो जेल एक तरह की सुरक्षा परत बना देता है ताकि आग सीधे उनके शरीर को ना छुए। ठीक उसी तरह ये म्यूकस कोशिकाएं हमारे पेट की पूरी आंतरिक दीवार पर एक बहुत मोटी, चिपचिपी और क्षारीय यानी अल्कलाइन परत बिछा देती हैं। अच्छा। ये परत पेट की मांसल दीवार और उस खतरनाक गैस्ट्रिक जूस के कॉकटेल के बीच एक अभेद दीवार बन जाती है। मतलब वो 3 लीटर एसिड और वो एक्टिव पेप्सिन वहीं मौजूद है, वो एकदम उबल रहे हैं, खाने को तोड़ रहे हैं, लेकिन वो म्यूकस की उस चिपचिपी परत को पार करके पेट की असली दीवार तक पहुंच ही नहीं पाते। एकदम सही। और पता है, ये कोई स्थिर या परमानेंट परत नहीं है। मतलब ये बदलती रहती है। हाँ, ये म्यूकस लगातार बनता रहता है क्योंकि वो जो एसिड है ना, उसे थोड़ा थोड़ा नष्ट करता रहता है। इसलिए शरीर नीचे से लगातार नया म्यूकस बनाता रहता है। ओह। ये एक कभी न खत्म होने वाला सुरक्षा चक्र है। एक तरफ HCl और पेप्सिन की भारी बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ म्यूकस का वो जेल लगातार एक नई ढाल तैयार कर रहा है। ये वाकई कमाल है। जरा सोचिए, जो भी लोग इस वक्त बैठकर ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके पेट के अंदर ठीक इसी वक्त ये पूरी की पूरी केमिकल वॉर चल रही है। बिल्कुल चल रही है। तेज एसिड बन रहा है, एंजाइम्स जाग रहे हैं, बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं और एक चिपचिपा सा जेल लगातार उनकी जान बचा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसका कोई एहसास तक नहीं होता। यही तो एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। जब हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा होता है तो वो हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य होता है। सही कहा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये फायर रिटार्डेंट जेल अपना काम करना बंद कर देता है या फिर किसी वजह से कमजोर पड़ जाता है। तो क्या ये ढाल कभी टूट भी सकती है? मेरा मतलब है, अगर ये म्यूकस इतना ही ज्यादा असरदार है तो क्या कोई ऐसी स्थिति आती है जब ये हार मान ले? दुर्भाग्य से हाँ, ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो सामान्य पाचन की वो अदृश्य प्रक्रिया एक बहुत ही दर्दनाक शारीरिक समस्या में बदल जाती है। कैसे? आप देखिए, ये पूरा सिस्टम ना एक बहुत ही बारीक संतुलन, एक डेलिकेट बैलेंस पर टिका हुआ है। तराजू के एक पल्ले पर है उत्पादन यानी एसिड और पेप्सिन का बनना, ठीक है, और दूसरे पल्ले पर है सुरक्षा यानी म्यूकस का बनना। जब तक ये तराजू पूरी तरह संतुलित है तब तक इंसान स्वस्थ है। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है? अगर किसी भी कारण से एसिड का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए 3 लीटर की जगह बहुत ज्यादा एसिड बनने लगे,
या फिर किसी वजह से वो म्यूकस का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए, पतला हो जाए, तो वो जो फायर रिटार्डेंट जेल है ना, वो वहां से हट जाता है। और जैसे ही वो जेल हटेगा तो वो खतरनाक HCl और वो मांस को गलाने वाला पेप्सिन सीधे पेट की असली दीवार से टकराएगा। बिल्कुल। और तब वो एसिड बाहर से आए खाने को पचाने के बजाय आपके पेट की ही दीवार को पचाने या जलाने लगता है। बाप रे। आप इसे कार के पेंट वाले उदाहरण से समझ सकती हैं। जब तक कार पर पेंट और वैक्स की एक मोटी परत होती है, तब तक अंदर की धातु पूरी तरह सुरक्षित रहती है, चाहे कितनी भी बारिश हो या तेज धूप लगे। हाँ, लेकिन अगर कहीं गलती से खरोंच लग जाए और वो पेंट वहां से हट जाए, तो वहां की धातु सीधे हवा और नमी के संपर्क में आ जाती है। और फिर वहां क्या होता है? वहां जंग लगने लगता है। वो धातु धीरे धीरे गलने लगती है। एकदम सही। हमारे पेट में भी ठीक यही चीज होती है। जब म्यूकस वहां से हट जाता है तो एसिड उस जगह की कोशिकाओं को बुरी तरह जला देता है। वहां एक गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव बन जाता है। इस घाव में बहुत ज्यादा जलन और भयानक दर्द होता है। और मुझे लगता है कि इसी दर्दनाक घाव को हम मेडिकल भाषा में अल्सर कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। अल्सर और कुछ नहीं बल्कि आपके अपने ही गैस्ट्रिक जूस द्वारा आपके पेट की दीवार पर किया गया एक रासायनिक हमला है, जो उस समय होता है जब सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि शरीर के अंदर उत्पादन और सुरक्षा के बीच का वो जो बारीक धागा था वो टूट गया है। ये जानकारी सच में आंखें खोलने वाली है। हम आमतौर पर अल्सर के बारे में सुनते हैं और बस सोचते हैं कि ये कोई आम सी बीमारी है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये दरअसल हमारे ही शरीर की अपनी एक शक्तिशाली व्यवस्था का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है। मतलब अल्सर तब होता है जब हमारा खुद का बनाया हुआ बाउंसर हम पर ही हमला कर दे। बहुत सही तरीके से समराइज किया आपने। और इसीलिए अल्सर का दर्द इतना तेज होता है क्योंकि वहां नसों के सिरे सीधे तौर पर एसिड के संपर्क में आ रहे होते हैं। उफ। ये खुले घाव की तरह हैं जिस पर कोई लगातार नमक या फिर तेजाब डाल रहा हो। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को एक नज़र में समेटें तो हमारे सामने विज्ञान की एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। हमारे अंदर रोजाना 3 लीटर एक बेहद शक्तिशाली तरल बन रहा है। 3 तरह की कोशिकाएं, म्यूकस, पेराइटल और जाइमोजिन, एक साथ मिलकर एकदम परफेक्ट सिंक में काम कर रही हैं। हाँ। एक निष्क्रिय एंजाइम को जगाने के लिए एक खतरनाक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन सब से हमें बचाने के लिए म्यूकस की एक चिपचिपी परत लगातार दिन रात काम कर रही है। ये टीम वर्क और नियंत्रण का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जिसे देखकर कोई भी इंजीनियर वाकई हैरान रह जाए। यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर कितनी बारीकी से हर खतरे का अंदाजा लगाकर पहले से ही बचाव की तैयारी करके रखता है। और ये बात ना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं, बल्कि ये इस बात पर भी उतना ही निर्भर करता है कि हमारे शरीर के अंदर की ये पूरी रासायनिक व्यवस्था कितनी संतुलित है। बिल्कुल सही कहा। स्वास्थ्य असल में इसी संतुलन को बनाए रखने का ही दूसरा नाम है। अब इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात की तरफ ध्यान खींचना चाहूँगी जो इस विज्ञान से ही निकलती है, लेकिन जिसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। जी बताइए। हमने आज ये जान लिया कि अल्सर तब होता है जब एसिड बढ़ता है या फिर म्यूकस कमज़ोर होता है। हाँ, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तो यही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कौन से बाहरी कारण हैं जो अनजाने में ही हमारे पेट के इस शानदार फायर रिटार्डेंट जेल को कमजोर कर रहे हैं। ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, क्योंकि शरीर खुद ब खुद तो अपने सुरक्षा कवच को कभी कमजोर नहीं करेगा ना। बिल्कुल। क्या ये हमारा लगातार बढ़ता हुआ मानसिक तनाव है? क्योंकि हम जानते हैं कि दिमाग और पेट का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। या फिर ये हमारी खानपान की आदतें हैं, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या अनियमित समय पर खाना। हाँ। या शायद कुछ आम दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स जो दर्द तो कम करती हैं, लेकिन क्या वे कहीं उस म्यूकस की परत को तो नहीं छील रही? ये सारे वो ट्रिगर्स हैं जो विज्ञान की सूक्ष्म प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जब हम इन बाहरी कारकों को इस आंतरिक तंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें अपने लाइफस्टाइल की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाई देती है। ये सच में विचार करने वाली बात है। अगली बार जब कोई भी बहुत तीखा या मसालेदार खाना खाए या जब कोई बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो बस एक पल के लिए रुकिए और अपने उस अंदरूनी किचन क्रू के बारे में सोचिए। बिल्कुल। सोचिए कि कैसे आपका शरीर
उस 3 लीटर एसिड और म्यूकस के जादुई संतुलन को बनाए रखने की लगातार जद्दोजहद कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने ही शरीर के प्रति थोड़ा और जागरूक और शायद थोड़ा और आभारी बना सकता है। जी बिल्कुल बना सकता है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अब इस सारी दिलचस्प जानकारी को पचाने का समय आ गया है।